मैं नितेश श्रीवास्तव फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं सिद्धि क्लासेस में। पिछले वीडियो को तो आप लोगों ने देखा ही होगा और कुछ लोगों को अच्छा भी लगा है, उन्होंने कमेंट किए हैं और नए वीडियो की मांग की थी, तो मैं खुद को नया वीडियो बनाने से रोक नहीं सका और आपके सामने फिर से आने को तैयार हो गया। तो चलो फिर ले चले तुम्हें इतिहास की खुदाई में और हम शुरू करें इतिहास के बारे में पढ़ने को। तो मैं कुछ समय में आपको रिवीजन दे देना चाहता हूं कि जो हमने पिछली बार में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा ये था कि इतिहास जो होता है वो 3 शब्दों से मिलकर के बना होता है, इति प्लस ह प्लस आ। सचमुच ऐसा हुआ था जिसका मतलब था, और इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसने कहा था ये मैं आपसे पूछने वाला नहीं हूँ, आपके दिमाग में आ गया होगा अगर आपने वीडियो देखा था। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास का जनक, अगर आपके दिमाग में लियोपार्ड वॉन रांके आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और इतिहास का कोलंबस उन्हें कहा जाता है। अगर ये याद आ रहा है तो उससे भी अच्छी बात है। और उसके बाद हमने जाना था इतिहास दर्शन का जनक कहा जाता है किसे, ग्वालियर को कहा जाता है। तो इस तरीके से हम ये जान सके थे कि इतिहास का जनक कौन है, आधुनिक इतिहास का जनक कौन है और इतिहास दर्शन का जनक किसे कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इतिहास तारीखों का पुलिंदा भर नहीं है, गड़े मुर्दों का ही उसका जिक्र ही नहीं है। इतिहास जो है बहुत सी चीजों को सिखाता है। तो ऐसा अगर हम लोग सोचे कि इतिहास को कैसे जानना है, तो आप अगर थोड़ा सा भी जागरूक हैं तो आपको सोचना ये पड़ेगा कि इतिहास अगर जुड़ा हुआ है या कोई भी विषय जुड़ा हुआ है तो मनुष्य से जुड़ा हुआ है। तो मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ होगा, कैसे आगे बढ़ा है, वो तो जंगली हुआ करता था, उसी के जरिए ही तो थोड़ा सा विकास होने के बाद में ऐसे ऐसे विषयों का चलन शुरू हुआ, उनको जानने का, उनको पढ़ने का। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, इतिहास के जनक को जान लिया, आधुनिक इतिहास का जनक को जान लिया, इतिहास दर्शन के बारे में जान लिया। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से, इतिहास को समझने की दृष्टि से इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, उसे कैसे समझने की कोशिश होगी। तो हम आपसे आज बात करने वाले हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांट करके उसको पढ़ा जाता है। आध ऐतिहासिक, आप लोग सोच रहे होंगे पहले प्राग ऐतिहासिक आता है तो आध ऐतिहासिक पहले क्यों लिखी है। अब मैं इधर लिखने वाला हूं प्राग ऐतिहासिक, और ये कौन सा है, आध ऐतिहासिक, और इसके बाद हो जाता है ऐतिहासिक। इतिहास को 3 भागों में बांट करके पहले देखा जाता है। कैसे, प्रागैतिहासिक, आधि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इस प्राग ऐतिहासिक की अगर मैं बात करूं तो मैं मानव का फिर से जिक्र करूंगा कि जब ये पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी, सूर्य से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है, और ये प्रारंभ में ऐसी अवस्था में नहीं थे कि ये ठोस अवस्था में रहे हों। ऐसे पृथ्वी के साथ भी हुआ है। ये पहले तप्त अवस्था में थी, धीरे ठंडी हुई है, इस पर जीवन का विकास हुआ है। सबसे पहले जैसे कि हम विज्ञान में जाते हैं तो पढ़ते हैं कि जल से जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो आर्य सागर में जीवन की उत्पत्ति पहले हुई थी। हिमयुग, प्लास्टोसीन युग में मानव की उत्पत्ति हुई थी। मानव मतलब अगर पीछे चले जाएं तो पूरा पाषाण काल आ जाएगा, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि इतिहास को जानने के लिए उसे किस तरीके से 3 भागों में बांटकर पढ़ने की कोशिश करी गई है। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल रहा जिसमें इंसान या मनुष्य जो था असभ्य अवस्था में था, बौद्धिक स्तर का धीरे धीरे विकास उसका होना शुरू हुआ था। उसने कुछ भी लिखना पढ़ना शुरू नहीं किया था, तो इसमें कुछ लिखा पढ़ा मिला ही नहीं है।
सीधी सी बात है। प्रागैतिहासिक काल में वनमानुष था, वो क्या पढ़ता लिखता, उसके लिए तो सबसे पहली प्राथमिकता खाना रही होगी ना। सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है, भोजन ही तो होती है, तो उसके लिए खाना सबसे पहली प्राथमिकता रही होगी। तो वो लिखाई पढ़ाई को क्या, उसमें जो भी जितना विकास हुआ होगा लिखाई पढ़ाई तक थोड़ी पहुंच गया होगा पहले ही। तो प्राग ऐतिहासिक जो काल था उसमें मनुष्य कैसा था, असभ्य अवस्था में था, इसलिए उसने लिखाई पढ़ाई से कोई मतलब था ही नहीं। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो हो जाएगा उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ भी लिखा पढ़ा नहीं गया। आदि ऐतिहासिक उसे कहा जाता है। अब देखिए आदि को अगर देखें तो आधा ऐतिहासिक कह रहा है, आदि का मतलब क्या होगा, आधा की बात कर रहा है। तो आदि ऐतिहासिक काल को ऐसे समझेंगे कि इस समय में मनुष्य थोड़ा सा पढ़ने लिखने योग्य हो गया था, उसकी अपनी भाषाएं थी, अपनी लिपियां थी, उस हिसाब से वो लिखने पढ़ने भी लगा था। आदि ऐतिहासिक मतलब लिखा हुआ मिला परंतु पढ़ा नहीं गया, या यूं कह लीजिए कि जो लिखा हुआ प्राप्त हुआ वो पढ़ा नहीं गया या पूरी तरीके से उसको समझा नहीं गया। तो हमने अभी तक ये जाना कि प्राग ऐतिहासिक क्या था, इसमें मनुष्य असभ्य अवस्था में था, कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं, पढ़ाई लिखने की जरूरत ही नहीं, पहले भोजन में ही लगा रहता था, हिंसक पशु में बहुत खतरनाक हुआ करते थे, जान बचाने के लाले पड़े हो आपको कि पढ़ाई लिखाई करो तो हो जाएगा भाई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आज ऐतिहासिक की बात करें तो इसमें क्या आपको पता चला कि लिखा हुआ तो मिला है परंतु पूरी तरीके से पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसमें ऐतिहासिक काल लिखा गया एवं उसको समझा भी गया। अब आपको समझ में आना शुरू होगा। तो बताया मैंने आपको कि मनुष्य पहले असभ्य अवस्था में था, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं था, तो उस समय को क्या कहा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल। और उसके बाद जब मनुष्य थोड़ा सभ्य हुआ, थोड़ा पढ़ने लिखने की तरफ आगे बढ़ा, जैसे सिंधु सभ्यता की बात करेंगे, वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत ही आएगा। कि ऐतिहासिक काल में जब हम पहुंचेंगे तो जब हम 600 ईसा पूर्व में पहुंच जाते हैं, यहाँ पे 600 ईसा पूर्व में, तो ध्यान रखेंगे भारत का ऐतिहासिक काल जो शुरू होता है यहीं से शुरू होता है। कहां से, 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है। तो हमें ये पता चल गया प्राग ऐतिहासिक क्या था, आदि ऐतिहासिक क्या था और ऐतिहासिक क्या था। अब आपको हम बताएंगे कि इस प्राग ऐतिहासिक के साथ में क्या हुआ। इसको बांट दिया गया 3 कालों में। क्या कहा गया, पुरा पाषाण काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है वो बांटा गया 3 भागों में। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, और ये क्या हो जाएगा, मध्य। बाकी आप जानते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, पाषाण काल लिख लेना है। और ये नवपाषाण काल। अच्छा, पाषाण के बारे में आप लोग अगर जानते होंगे तो पाषाण का मतलब पत्थर से होता है। अर्थ क्या होता है, पत्थर से लिया जाता है। मनुष्य ने सबसे पहले जो हथियार बनाए वो पत्थरों से ही शिकार किया करता था, और उन्हीं के आधार पे इसको पत्थरों के आधार पर ही ऐसे बांट दिया गया। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के क्रम में इसको बांटा गया है। तो पुरा पाषाण काल की बात करें तो आप जानते हैं कि मनुष्य ने पत्थरों के हथियार प्रयोग करना शुरू करे थे। पत्थर फेंक के पशुओं को मारता था, उसी से औजार और हथियारों बनाता था। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि पत्थर को वो तोड़ रहा होगा और चिंगारी उसमें से निकली होगी और आग लग गई होगी। तो आग की खोज की बात अगर आएगी
भागो मत, बच्चों के बहुत काम आने वाले हो। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने जो सबसे अच्छी खोज करी वो क्या था? उसने आग को खोज लिया था। क्या कर लिया था? आग खोजा था उसने। तो मनुष्य ने, आपसे क्वेश्चन करेगा आग की खोज कब की थी? तो पूरा पाषाण काल में की थी। अब देखिए, आग की खोज हो जाने से मनुष्य के जीवन पे कितना प्रभाव पड़ गया होगा। उसे भोजन पहले मांस ही खाता होगा या कंदमूल खाता हो, फल खाता हो, तो वो कच्चे ही खाने पड़ते होंगे। सोच के देखिए, कभी ऐसा हो कि जंगल में आग लग गई हो और शिकार के लिए वो जब बाहर निकला हो तो उसे कुछ जानवर मरे जले हुए बढ़िया से मिल गए हो, रोस्टेड मुर्गे के जैसे। तो उसने क्या करा होगा? ऐसे पकड़ा होगा, जहां से इसे ऐसे बढ़ता होगा तो पीछे पीस आ जाता होगा, वैसे वो चिंगम में खींच के इसे टांग की रान से इसे नोचना पड़ता होगा। और कच्चे मांस को चबाने में उनकी एनर्जी भी बहुत खत्म होती थी। जब उन्होंने पका मांस खाया और आग की खोज हो गई तो मांस को पका करके वो खाने लगे, तो जितनी एनर्जी बचती थी अब वो एनर्जी उनके दिमाग में स्टोर होने लगी थी, उनके दिमाग में स्टोर होने लगी थी और वही आगे चल करके उनके बौद्धिक स्तर को बढ़ाने लगी थी। इस समय पूरा पाषाण काल में इनके हथियार बेडोल हुआ करते थे। पत्थरों को उठा लिया, इसे फेंक के मार दिया, टूट गए, नोकदार हो गए, तो कुछ दिमाग चला तो उसी से कुछ करने वाला उन्होंने बना लिया, या अलग से उसको मांस को चीरने के लिए इसे यूज कर लिया उन्होंने। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी। मध्य पाषाण काल में वो जब वहां पर पहुंचा मध्य पाषाण काल में, तो उसके हथियार थोड़ा सा सुडोल हो गए थे। माइक्रोलिथिक एज इसको बोला जाता है मध्य पाषाण काल को। इसमें मनुष्य के जो हथियार थे, वो पत्थर के जो हथियार थे वो थोड़ा सा छोटे हो गए थे, उन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता है। नव पाषाण काल में जब मनुष्य पहुंचता है तो यहाँ पर इसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ चुके होते हैं। जैसे ये स्थायी निवास करने लगता है। क्या करता है? स्थायी निवास। अब स्थायी निवास के भी कई कारण रहे होंगे। कारण क्या? यहां से आगे बढ़ते बढ़ते मनुष्य ने इतना विकास कर लिया था कि नव पाषाण काल में पहुंचकर उसने क्या किया? उसने कृषि का आविष्कार कर लिया था। किसका आविष्कार कर लिया था? कृषि का आविष्कार कर लिया था। तो सीधी सी बात, आपको थोड़ा आगे जब बढ़ोगे तो आपको मैं बताऊंगा, सिंधु सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता होगी, किसी की भी जो ज्यादा सभ्यताएं हुई नदियों के किनारे ही विकसित हुई, क्योंकि नदियां जो रही वो सभ्यताओं को विकसित करने में बहुत बड़ी सहायक भी रही। सिंचाई के लिए पानी मिल गया और उपजाऊ भूमि मिल गई, पीने के लिए पानी मिल गया, परिवहन का साधन मिल गया। तो ऐसे ही जितनी भी ज्यादा सभ्यताएं विकसित हुई नदियों के किनारे या नदियों के बीच में विकसित हुई। तो नव पाषाण काल में मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया। तो सीधी इस बात कृषि करेगा तो स्थायी निवास उसे बना करके रहना ही पड़ेगा कृषि की सुरक्षा के लिए। यहां पर उसने चाक का आविष्कार कर लिया था। चाक और पहिया, इन्होंने तो पूरी दुनिया बदल दी थी उनकी। इन दोनों की खोज ने मनुष्य की, जैसे कि हमने बताया ना कि पूरा पाषाण काल में जो काम आग ने किया था, नव पाषाण काल में वो काम कर रहे थे चाक और पहिया। अब चाक वो मत समझ लेना लिखने वाला, हम वो कुम्हार वाले चाक वाली बात कर रहे हैं जिसपे वो बर्तन बनाए जाते हैं। तो ये चाक का आविष्कार भी नव पाषाण काल में उसने करा। और चाक को देखने के बाद या पहिया को बनाने के बाद चाक को बनाया हो कुछ भी रहो, तो पहिए को तो आज भी हम देख रहे हैं डिजाइन वही गोल का गोल है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। पहिया जो था जैसा था वैसा ही है। फिर पहिए का आविष्कार कर लिया, इससे उनके और साधन बनने लगे, उनका जीवन और आसान हो गया। तो नव पाषाण काल में इसने पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था। सबसे पहले इसने कुत्ते को पालतू बनाया। क्या पाला इसने? कुत्ते को इसने सबसे पहले पालतू जानवर बनाया। ध्यान रखेंगे, उसके बाद जब आप आर्य सभ्यता में आएंगे तो आपको गाय की महत्वता के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अभी तक अभी कुत्ता ही साथी है, ध्यान रखो, हाथी मेरा साथी तक बात नहीं पहुंची है। यहाँ अभी नव पाषाण काल में मनुष्य के साथ में केवल कुत्ता ही इसको उसने पालतू बनाया है। हाँ, हो सकता है
युधिष्ठिर के साथ में तो स्वर्ग तक चला गया था कुत्ता। हो सकता मनुष्य का साथ दिया था इसीलिए गया हो। तो मनुष्य ने क्या किया, पूरा पाषाण काल में आग को खोज लिया। मध्य पाषाण काल में ज्यादा बदलाव नहीं आया, वो हथियारों का बस साइज छोटा हो गया। नव पाषाण काल में वो कृषि करने लगा, तो सीधी सी बात है, कृषि करेगा तो उसे स्थायी निवास भी चाहिए होगा। स्थायी निवास पे रह गया था और उसने चाक और पहिए का आविष्कार किया, तो जिंदगी उसकी और ज्यादा बदल गई थी। उसने पालतू पशु बना लिया था कुत्ते को। हथियार की अगर बात करें तो सबसे पहले उसने कुल्हाड़ी बनाई थी। हथियार में सबसे पहले उसने अगर कुछ बनाया तो क्या बनाया था, कुल्हाड़ी बनाई थी। और इसके बाद में जब आप आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, आदि ऐतिहासिक के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो आदि ऐतिहासिक में मैं अगर आपको बताऊं तो बताया मैंने कि लिखा हुआ हो पर पूरी तरीके से नहीं पढ़ा गया हो। इसमें जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे सिंधु सभ्यता, और हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा वैदिक काल। ठीक है, यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा वैदिक काल। फिर तो हम वैसे ही आगे बढ़ जाएंगे तो हमें ऐतिहासिक काल ही शुरू हो जाएगा, जो 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है, या यूं मान लीजिए 16 महाजनपदों का जो उदय होता है वहां से भारत के इतिहास की शुरुआत हो जाती है। इसे ऐतिहासिक रूप से कहा जाता है कि हाँ ऐतिहासिक रूप। तो हमने जाना कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आधि ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है, और फिर प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, मनुष्य ने उसमें कहाँ तक क्या तरक्की की। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने क्या करा, आग की खोज की। जीवन उसका कैसा था, यायावर का मतलब समझते हैं, यहाँ पे लिखने में कुछ और भी लिख सकता था लेकिन हिंदी में है। आपसे पूछ रहे हैं यायावर क्या होता है, घुमक्कड़, मतलब जिसका स्थान निश्चित ना हो, जो खाने पीने के लिए टहल रहा हो, जहाँ खाना मिल गया वहीं पर उसने रात बिता ली। तो यायावर जीवन हुआ करता था पूरा पाषाण काल में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ये अच्छा लगेगा और आप लोग इसे लाइक करेंगे और जिनके आप हितैषी होंगे उनको शेयर भी करेंगे। तब तक अगले वीडियो का इंतजार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।